कैसे हो बच्चों। हमारा जो टॉपिक चल रहा था ब्रिक्स हमने पढ़ा था। सत्ता के नए केंद्र की बात हम कर रहे थे। चैप्टर 3 वहीं पर हमारा अगला टॉपिक आता है सार्क। दक्षेस भी कहते हैं जिसको, सार्क इंग्लिश में SAARC सार्क या दक्षेस। ठीक है, अगर हम इसको ग्लोब पर देखते हैं तो ये आपको भारत, ये ग्रीन हिस्सा जितना भी नजर आ रहा है, श्रीलंका, ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तो ये सब जो हैं ये सार्क के सदस्य देश हैं। ग्लोब में आप इसकी स्थिति देख रहे हो तो आपको अंदाजा लग गया कि ये भारत और इसके आसपास के जो देश हैं वो सार्क के देश हैं। अगर अब हम ये देखें, सार्क के 7 सदस्य देश। 7 मैंने इसलिए लिखा कि पहले जब ये सार्क बना था तो 7 सदस्य देश थे, फिर इसमें एक और प्लस हो गया तो ये 8 हो गए। अब इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, सार्क में वर्तमान में 8 सदस्य हैं, जबकि जब सार्क बना था तो उसमें 7 सदस्य थे। अब हम इसको, जो हमने वो ग्रीन वाला हिस्सा देखा है वो सारा आपका ये वाला हिस्सा, इसमें कौन कौन से देश आते हैं हम चलते हैं। यहाँ भूटान से शुरू करते हैं। ये आपको पता है ये भूटान है, भूटान के साथ नीचे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ ये भारत आपको पता ही है, भूटान के साथ इधर नेपाल आपको पता है। फिर से यहाँ से चलना शुरू करते हैं, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। इधर अगर हम देखते हैं तो यहाँ आपका मालदीव्स आता है, मालदीव्स, और इसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इनको अगर हम गिनते हैं तो ये हमारे 8 सदस्य देश हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनके नाम आप जरूर याद कर लेना। यहाँ से शुरू करो भारत से, भारत के साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसमें जो ये अफगानिस्तान है ये 8वां सदस्य है जो बाद में जुड़ा था, इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। ये इसका लोगो है बीच में, मैंने जब पहले क्लास ली थी तो बताया भी था आपको। ये जो 8 देश हैं इनके ये मैप्स हैं, और इसका सचिवालय दक्षेस, दक्षेस का मतलब वही सार्क, ठीक है, याद रखना। ये सार्क का हिंदी में दक्षेस नाम है। दक्षेस का सचिवालय या सार्क का सचिवालय काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू नेपाल, नेपाल की राजधानी है ना, आपने देखा ऊपर नेपाल भारत के ऊपर में, तो नेपाल में काठमांडू में है इसका सचिवालय। किसकी बात कर रहे हैं हम, सार्क की या दक्षेस की। इसके महासचिव कौन है, इसला विरांकु। इसला विरांकु ये कब बने, 2020 से बने हैं, अभी बने हैं, मतलब इसके पिछले साल ही 2020 अभी निकल के गया है ना। महासचिव बने हैं इसला विरांकु, ये याद रख लेना, ठीक है। अब इसके साथ ही दक्षेस जो है वो ये कब बना, अभी हमने आपको उस शीट पे बता दिया। 8 दिसंबर 1985 को सार्क का निर्माण हुआ, यानी एक जो संगठन है वो सार्क का 8 दिसंबर 1985 को। सबकी डेट्स याद रखना। यूरोपीय संघ कैसे कैसे बना था मैंने सारे स्टेप्स बताए थे उसके। आसियान का बताया कब बना, उसका मुख्यालय कहाँ है। ब्रिक्स की बात की कब बना हमने, तो ये सब याद रखना। इस क्षेत्र के 7 देशों ने, अभी 85 की बात कर रहे हैं, तब तक वहां पर 7 ही देश थे, तो 7 देशों की जिक्र करेंगे हम, बात करेंगे कि इस क्षेत्र के 7 देशों ने मिलकर 1985 में यह संगठन बनाया था। अब इसमें तब 7 कौन कौन थे, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। अफगानिस्तान इसमें बाद में ऐड हुआ था। कब ऐड हुआ था, 2007 में। ये बना कब था, 85 में बना था, 85 में, तब 7 थे। और ये 8वां जाके अफगानिस्तान ऐड हुआ 2007 में। कहाँ पर ऐड हुआ, कैसे ऐड हुआ, तब 14वां शिखर सम्मेलन चल रहा था नई दिल्ली में, उसमें अफगानिस्तान को ऐड किया गया 2007 में। किसमें, सार्क में। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि 1985 में बना था, 7 देश थे, 2007 में अफगानिस्तान को ऐड किया गया था। कहाँ पर शिखर सम्मेलन हो रहा था, 14वां हो रहा था नई दिल्ली में, ठीक है। इसके साथ ही हम बात करते हैं उद्देश्यों की। बार बार वही उद्देश्य आते हैं, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, ये सब राजनीतिक, ये सब विकास करना, ठीक है। तो अब एक तो सबसे पहले सार्क की फुल फॉर्म क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये याद कर लेना। फिर वही विस्तृत रूप की बात आ जाती है, तो विस्तृत रूप या इसकी फुल फॉर्म, दक्षिण एशियाई
क्षेत्रीय सहयोग संगठन, अगर अब इसको हिंदी में लिखते हैं ना दक्षेस बन जाता है, ठीक है। तो सार्क की फुल फॉर्म दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और इन्होंने किस किस क्षेत्र में सहयोग करना है? आर्थिक सहयोग करना है, सामाजिक, तकनीकी और सांस्कृतिक करना है। तकनीकी में कैसे सहयोग करना है कि जो अपने देश की तकनीक है, हमारी प्रौद्योगिकी है, वो दूसरे देशों के साथ, सार्क के सदस्य देशों के साथ आदान प्रदान करना है। इसके साथ ही अब हम बात कर लेते हैं और भी क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य इसके हैं। उद्देश्य सार्क के कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए काम करना है, आर्थिक विकास भी करना है, सामाजिक भी करना है, तकनीकी भी करना है और सांस्कृतिक भी करना है। साथ में वो दक्षिण एशियाई क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए कल्याण के काम करने हैं, आर्थिक विकास को तेज करना है, आपसी सहयोग को बढ़ाना है, आसान कर प्रणाली। यहाँ पर फिर वो आर्थिक विकास के लिए व्यापार की बात आती है। व्यापार की बात आते ही यहाँ मुक्त व्यापार की बात हो जाती है। मुक्त व्यापार में क्या है कि टैक्स कम लगे, जब सामान एक देश से दूसरे देश में जाए तो सामान में टैक्स कम लगे, तो आसान कर प्रणाली को बनाना है। इसके साथ ही और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, जो जिन जिन क्षेत्रों में सहयोग करेगा, सार्क के देश जो आपस में सहयोग करेंगे वो कौन से क्षेत्र हैं? कृषि में सहयोग करेगा, अभी हमने किया ना, तकनीकी में सहयोग करेगा, आर्थिक विकास करेगा, सामाजिक विकास करेगा। साथ ही किस किस क्षेत्र में सहयोग करेगा? कृषि में सहयोग करेंगे सार्क के सभी देश एक दूसरे को, अगर कृषि में किसी के पास कोई नई टेक्नोलॉजी है, नई तकनीक है, तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, बताएंगे। अपने गांवों का विकास करेंगे। दूर संचार, जो जैसे जितनी आपकी ये टेलीफोन या ये तकनीक है उस सब का विकास करेंगे। कला और संस्कृति में विकास करेंगे, आदान प्रदान होगा एक देश से दूसरे देश में अपनी संस्कृति का, अपनी कला का। स्वास्थ्य मिशन में, यानी कि हेल्थ की जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सब हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। हम का मतलब जो सार्क के सदस्य देश हैं, जैसे भारत बीच में मेन है और आसपास उसके पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं सॉरी, तो उन सब में आपस में सहयोग होगा। अब ये है कि सार्क के महत्व को बढ़ाने के लिए, अब सार्क का महत्व कैसे बढ़ेगा कि मतलब जो सार्क के जुड़े हुए 8 देश हैं वो उनका महत्व, हम सार्क का हम कहते हैं ना कि ब्रिक्स तो सफल हुआ, आसियान, ब्रिक्स सफल नहीं हुआ, आसियान सफल हुआ, ये जो भी हम बात करते हैं, तो इसी तरह से सार्क का महत्व कैसे बढ़ेगा। व्यापार, शिक्षा, कला, चिकित्सा, पर्यटन, वही आ गया व्यापार में, शिक्षा एजुकेशन में, कला में, चिकित्सा में, पर्यटन टूरिज्म होता है, जैसे क्षेत्रों में बहुउद्देशीय वीजा प्रदान किया जाए। वीजा क्या होता है? एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए परमिशन जो दी जाती है कि आप जा सकते हो उस देश में। तो अगर वो बहुउद्देशीय होगा कि इन सब चीजों में आप पढ़ने भी जा सकते हो किसी देश में, आप सार्क के सदस्य देशों में व्यापार भी कर सकते हो, वहां पर एजुकेशन ले सकते हो, चिकित्सा के लिए जा सकते हो, और कला आर्ट अपनी संस्कृति दिखाने के लिए जा सकते हो, पर्यटन मतलब घूमने के लिए जा सकते हो, तो उसके लिए वीजा प्रदान किया जाए, तभी सार्क का महत्व बढ़ेगा। और सदस्य देशों के साथ व्यापार को प्राथमिकता दी जाए, तभी हमारा आर्थिक विकास भी होगा। अब आ जाता है सार्क के महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं। सार्क के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं? अंग मतलब ये किन किन चीजों को साथ लेकर चलता है, काम कैसे करता है। जैसे हमने वहां पढ़ा था ब्रिक्स के लिए कि उसने एनडीबी बनाया था फंड्स को लेने के लिए, पैसा कि एक दूसरे को हम लोन दे सके, अपना विकास कर सके, वित्तीय सहायता कर सके, तो उन्होंने एनडीबी बनाया था। तो सार्क वालों ने, जो सार्क के देश हैं, उन्होंने अपने विकास की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता कैसे ली? एसडीएफ। एसडीएफ का मतलब है सार्क डेवलपमेंट फंड। सार्क डेवलपमेंट फंड, इसको हिंदी में अगर बोलें तो विकास परियोजनाओं के लिए, डेवलपमेंट हो गया ना, विकास की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता। विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता क्या है? एसडीएफ, याद रखना, एसडीएफ, सार्क डेवलपमेंट फंड। ये कब बना? अप्रैल 2010 में। और इसी के साथ प्राकृतिक आपदाओं के लिए, प्राकृतिक आपदा क्या? भूकंप का आना, भूखमरी बढ़ना, सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, ये सारी क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। उस समय इन्होंने भूखमरी से लड़े थे ये, यानी कि अगर अकाल पड़ रहा है, भूखमरी बढ़ रही है, तो 87 में, 2004 में, 2007 में, 2013 में, तो ये बैंक, फूड बैंक बहुत काम आया था। सार्क फूड बैंक बनाया है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद साफ्टा बना 2006 में।
ये हम इसके पढ़ रहे हैं सार्क के महत्वपूर्ण अंग। अगर अंग की बात होती है, ऑर्गन्स की बात होती है, तो एक तो SDF हो गया, पैसे की सहायता के लिए। सार्क डेवलपमेंट फंड 2010 में बना था। भुखमरी से लड़ने के लिए इन्होंने सार्क फूड बैंक बनाया था। और फिर साफ्टा बनाया इन्होंने व्यापार के लिए। इसकी फुल फॉर्म, साफ्टा भी इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है आपको। तो ये 2006 में। अब अगर हम बात करें फुल फॉर्म साफ्टा की, ठीक है, हम साफ्टा की बात कर रहे थे, SAFTA। एस से बन गया साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार, फिर वही मुक्त की बात आ गई, बिना किसी बाधा के व्यापार का समझौता कर लिया था, जिसको नाम दिया गया था साफ्टा को। 2006 में बना था। अब हम यहाँ पर देखते हैं साफ्टा समझौते पर 6 जनवरी 2004 को, अब आप कहोगे मैम आप तो 6 बोल रहे थे, 4 को हस्ताक्षर हो गए थे, लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ था, यानी कि लागू कब से हुआ था? 2006, 1 जनवरी 2006 से। तो साफ्टा कब से लागू हुआ? 2006 से। और इस पे हस्ताक्षर कब हो गए थे? 2004। कहाँ पर? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में चल रहे 12वें शिखर सम्मेलन के समय इस पर हस्ताक्षर हुए थे। और सार्क कब बना था? याद रखना, 85 में, 8 दिसंबर 85 में। साफ्टा कब बना? 2006 में। क्या था? मुक्त व्यापार के लिए था। इसकी फुल फॉर्म आती है साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, हिंदी में करें तो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। इस्लामाबाद में ये समझौता हुआ था, 2004 में हुआ था। लागू ये 1 जनवरी 2006 से हुआ था। इसके बाद बात कर लेते हैं सत्ता के जो नए केंद्र हम पढ़ चुके हैं। EU यानी यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क पढ़ रहे हैं, ब्रिक्स हमने पढ़ लिया है। तो क्या ये सभी जो नए केंद्र हैं उसके साथ साथ हम हर एक में कर रहे हैं ना कि सार्क को ये सत्ता का नया केंद्र कहना कहाँ तक उचित होगा? सत्ता का केंद्र का मतलब जो केंद्र, एक ऐसा संगठन सामने आए या देश सामने आए जो अभी जैसे अमेरिका का वर्चस्व है तो उससे टक्कर ले सके, है ना, तो उसके सामने खड़ा हो सका, उससे टक्कर ले सके। तो क्या सार्क ऐसा एक बन सकता है केंद्र? तो अब हमें इसकी विशेषताएं देखनी पड़ेंगी। जैसे एक ऐसा मंच जहां दक्षिण एशिया के सभी लोग मिलकर विश्वास और मित्रता की भावना से काम करते हैं। हम क्यों कह सकते हैं कि एक सत्ता का केंद्र बन सकता है सार्क? क्योंकि जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं वो मिलकर, लोग वहां के विश्वास भी रखते हैं एक दूसरे में और मित्रता की भावना से काम करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सार्क जो है वो सत्ता का केंद्र बन सकता है। जब विश्वास के साथ चल रहे हैं, मित्रता के साथ चल रहे हैं, तो फिर जरूर ऑब्वियस सी बात है और कि वो आगे संगठन आएगा और बड़े बड़े संगठनों का मुकाबला कर सकता है। और दूसरी अगर हम विशेषता देखें इसकी, तो इस क्षेत्र में मतलब हिंद महासागर, आपने जैसा कि मैप में देखा, ग्लोब में मैंने जो आपको दिखाया था ग्रीन वाला हिस्सा, जैसे अगर हम फिर से देखें, यहाँ सारा नीचे समुद्र है ना, ये सारा पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। तो वो कह रहा है हिंद महासागर का, ये जो इधर नीचे इधर हिंद महासागर है आपका, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर, ये वाला जो एरिया है इसमें इसका बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि यहाँ से व्यापारिक जल मार्ग, अब व्यापार रूट के लिए अगर कोई भी बिजनेस के शिप निकलने हैं, बड़े बड़े शिप्स जाने हैं, तो वो व्यापारिक जल मार्ग बन जाता है हिंद महासागर। तो इसीलिए भी सार्क को हम एक सत्ता का केंद्र कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास हिंद महासागर वाला एक समुद्रिक व्यापारिक जल मार्ग है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लस में इसकी और क्या विशेषता है। एक पढ़ा कि मिलजुल कर चलते हैं, विश्वास के साथ, मित्रता की भावना के साथ काम करते हैं। दूसरा, इसके पास हिंद महासागर है, इसका सामरिक महत्व बहुत है क्योंकि ये एक व्यापार, महत्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्ग बना देता है, ठीक है। तीसरा आ जाता है समूचे विश्व की 17% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो 17% जनसंख्या यही निवास करती है सार्क के देशों में। विश्व के सबसे बड़े 20 शहरों में से 5 जो शहर हैं वो इसी सार्क वाले देशों में आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के यहाँ विशाल भंडार, और जिनके पास संसाधन है उनके पास तो कितना कुछ हो गया है ना, तो प्राकृतिक संसाधनों की इनके पास विशाल भंडार है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सत्ता का केंद्र ये बन सकता है। जनसंख्या आ गई, 20 में से 5 शहर आ गए, इसके पास प्राकृतिक संसाधन आ गए, लोग मिलजुल कर काम करते हैं, विश्वास की भावना रखते हैं, हिंद महासागर इसके पास है, ठीक है। तो अब इसके बाद अगला एक प्लस पॉइंट इसका और आ जाएगा
कि जैविक विविधता से भरपूर है। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन है तो उसी तरह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी है। जैविक विविधता, अलग अलग प्राणी यहाँ पर देखने को, जीव जंतु देखने को यहाँ पर मिलते हैं, एक वो बैलेंस बना रहता है, तो जैविक विविधता भी है यहाँ पर। परमाणु शक्ति संपन्न भारत इसका महत्वपूर्ण सदस्य भी है। अब जो इतने सार्क के देश हैं उनमें भारत के पास परमाणु शक्ति भी है। अभी पाकिस्तान के पास भी है परमाणु शक्ति। उसने भी जब परीक्षण भारत ने किया था तो पाकिस्तान, भारत का दूसरा परीक्षण हो रहा था परमाणु का, तो पाकिस्तान ने भी अपना पहला परीक्षण किया था। तो परमाणु शक्ति संपन्न देश जो भारत है वो भी इसका महत्वपूर्ण सार्क के देशों का सदस्य, इसलिए कह सकते हैं कि सत्ता का केंद्र ये सार्क बन सकता है। ठीक है, अब इसके सामने कुछ चुनौतियां भी तो आती हैं। इतने सारे प्लस पॉइंट है तो इसकी कुछ चुनौतियां भी, इसको चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। जैसे वही कि देशों में आपस में मतभेद बने रहते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश द्वारा आतंकवादी गतिविधियां करना, ये भी एक चुनौती है बहुत बड़ी सार्क के देशों के सामने। पाकिस्तान द्वारा समूचे क्षेत्र में भारत के विरुद्ध प्रचार करना, पाकिस्तान जो है हमेशा भारत के विरुद्ध प्रचार करता रहता है, ये भी सार्क में बड़ी कमी आ जाती है। बहुआयामी मुद्दों की बजाय आयामी मतलब बहुत सारे मुद्दों को इकट्ठा लेकर चलने की बजाय ये द्विपक्षीय मुद्दों पर जोर देता है। सिर्फ द्विपक्षीय, जिसके दो ही पक्ष, आपस में दो देश लगे हुए हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। भारत पाकिस्तान की अगर कोई इश्यूज हैं आतंकवाद को लेकर या कोई और इश्यूज हैं तो वो उनको डिस्कस कर रहे हैं, तो बाकी जो चीजें हैं, बाकी प्रॉब्लम्स जो है वो रह जाती हैं। कुछ सदस्य देशों द्वारा भारत के प्रति गलत धारणा को बना लेना। वो गलत धारणा क्या, कि कुछ सदस्य ये मानते हैं कि भारत इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। भारत, अगर हम भारत के साथ व्यापार नीतियां इजी कर लेंगे, आसान कर लेंगे, तो भारत जो है, क्योंकि एक क्षेत्रफल में भी बड़ा है, शक्ति, परमाणु शक्ति संपन्न देश भी है, बाकी सब आसपास वाले छोटे देश हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भारत हम पर अपना कब्जा कर लेगा, हम पर अपना प्रभुत्व जमा लेगा। तो कुछ सदस्यों सार्क के देशों में इसीलिए ये चुनौतियां सामने आ जाती हैं कि ये सार्क जो है मिलकर काम नहीं कर पाता है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है।